दुनिया सिर्फ आपके रिजल्ट को देखती है, आपकी कोशिशों को नहीं। इसलिए जब तक रिजल्ट ना मिले कोशिश करना ना छोड़े। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अभिराज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्नेही एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो आधुनिक भारत इतिहास की एक टॉपिक है। सहायक संधि प्रणाली और व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। अगर हम समझने की कोशिश करें सहायक संधि प्रणाली, तो सबसे पहला सवाल यहाँ से जो बनता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी 1798 ईस्वी में। ठीक है, जैसे ही वो गवर्नर बनकर आता है 1798 में, वैसे ही संधि की शुरुआत कर लेता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें तो सहायक संधि आखिर थी क्या? रियली में इसका अर्थ तो था कि दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता किया जाता था, उसी को सहायक संधि बोला जाता है। लेकिन भारत के अर्थ में इसका अर्थ कुछ अलग था। भारत में क्या था ना कि व्यवस्था पूर्वक मजबूरी में श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लिया जाता था। ठीक है, तो सहायक संधि लाया क्यों गया, आखिर कारण क्या था? तो वेलेस्ली जो था वो साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था, अर्थात वो चाहता था कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र पे ब्रिटिश का अधिकार हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो। ठीक है, और उसी के साथ वो फ्रांसीसियों के प्रभाव को भी समाप्त करना चाहता था। ठीक है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो सहायक संधि की विशेषताएं क्या थी, है ना? तो विशेषताओं को समझने की कोशिश करें तो सहायक संधि के तहत होता यह था कि आप जो है कोई और भी यूरोपीय कंपनियां जो है, जैसे हमने पढ़ा है कि डच आए थे, है ना, डेनिश आई थी, स्वीडिश कंपनी आई थी, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी, तो किसी और अन्य यूरोपीय कंपनियों की, है ना, लोगों को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। आप उन्हें अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते थे। अगर आपके राज्य के साथ, सपोज दैट हमने मान लिया अवध के साथ आपने कर लिया सहायक संधि अपना ली, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जो है फ्रांसीसी, डच, उनको आप अपनी शक्ति में नहीं, अपनी सेवा में नहीं रख सकते, अपने यहाँ जॉब पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो था राज्य की विदेश नीति, है ना, वो कंपनी के अधीन हो जाती थी। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मराठा साम्राज्य है, पंजाब है, दोनों साम्राज्य आपस में चाहते हैं मित्रता करना, तो वो नहीं कर सकते हैं। विदेश नीति जो है कंपनी के अधीन है। या युद्ध भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी परमिशन किससे लेना पड़ेगा? आपको अंग्रेजों से लेना पड़ेगा, हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली से लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे बात को? तो विदेश नीति के तहत जो भी कार्य होते हैं ना, वो सब कंपनी के अधीन हो जाती थी। और तीसरा जो होता था देसी रियासत के खर्च पे, मतलब अगर मान लीजिए कि पेशवा ने अपना लिया सहायक संधि को, तो उसी के खर्च, पेशवा के खर्च पे ही ब्रिटिश सेना रहेगी मराठा साम्राज्य में। ये थी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता ये थी कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। और कंपनी जो है आंतरिक और बाह्य आक्रमण से आपकी सुरक्षा करेगी। ये पांचवी विशेषता थी। एक और विशेषता थी कि कंपनी जो है आपकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, हालांकि आगे चलकर वो हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो 5 विशेषताएं क्या थी? कोई अन्य यूरोपीय शक्ति को आप सेवा में नहीं रख सकते हैं, राज्य की विदेश नीति कंपनी के अधीन रहेगी, और देसी रियासत के खर्च पे ब्रिटिश सेना रहेगी। उसके बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा आक्रमण से आपकी कंपनी सुरक्षा करेगी। ठीक है, समझ में आया बात? तो इस सहायक संधि से आखिर ब्रिटिश को लाभ क्या हुआ, अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो इस सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश की सेना जो हो गई काफ़ी शक्तिशाली हो गई, क्योंकि उसके लिए उसको खर्च नहीं करना पड़ रहा था, तो अपनी सेना को वो उसी क्षेत्र के से पैसे से अपनी सेना को शक्तिशाली बना रही थी। दूसरा क्या था, इससे फ़ायदा क्या हुआ उनको कि अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जो थी, है ना, फ्रांसीसी शक्तियाँ जो थी वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि आप तो वहाँ पे सेवा पे नहीं रह सकते हैं। तो आपको कोई भी क्षेत्र जो सहायक संधि स्वीकार कर लिया है वो आपको वहाँ पे रहेगा नहीं, आपकी सहायता करेगा नहीं, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि अन्य जितनी भी शक्तियाँ थी वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और ब्रिटिश शक्ति जो है वो शक्तिशाली हो जाती है। ठीक है, हम समझने की कोशिश करें तो इसका क्षेत्रीय राज्य जो अपना रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो होता क्या, आप सोचो कि विदेश नीति, आप ना किसी से मित्रता कर सकते हो ना युद्ध कर सकते हो, तो क्या उस साम्राज्य की विस्तार होगा? नहीं होगा। उसके बाद आप सोचो कि आप ब्रिटिश सेना वहाँ रहेगी,
तो अपनी सेना तो आप बढ़ा नहीं सकते उस तरीके, क्योंकि ब्रिटिश सेना आपकी सुरक्षा के लिए है। तो हम समझने की कोशिश करें तो जो भी सहायक संधि अपनाने वाले राज्य थे वो उसकी वो कमज़ोर हो गए, है ना, मतलब उनका पतन होने लगा, देसी रियासत की शक्तियाँ जो है वो कमज़ोर होने लगी। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करें, जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे, इससे सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहला सवाल जो बनता है कि सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, जिन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले अपनाया था। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, आप जरा कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हैदराबाद के निजाम जो थे उन्होंने 1798 में सहायक संधि को अपनाया था। उसके बाद मैसूर राज्य, ठीक है, मैसूर राज्य 1799 में सहायक संधि को अपनाया था। हमने पढ़ा है आपको कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जैसा ही होता है, जिसमें टीपू सुल्तान को वेलिस्ली के द्वारा मार दिया जाता है और उस पर सहायक संधि थोप दी जाती है। ठीक है ना, तो मैसूर ने कब अपनाया था, 1799 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद तंजौर जो है उसने भी 1799 में, मैसूर के पश्चात अक्टूबर 1799 में तंजौर ने अपनाया था, और अवध ने 1801 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है, उसके बाद पेशवा, आपको मैंने बताया था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अगर शुरू हुआ था तो उसके पीछे रीजन क्या था, बसीन की संधि जो 1802 में हुई थी, जो बाजीराव सेकेंड अंतिम मराठा पेशवा। ठीक है, तो उसने 1802 में जाकर के सहायक संधि कर ली। ठीक है, उसके बाद भोसले कर लेते हैं, बरार के भोसले 1803 में, और सिंधिया कर लेते हैं 1804 में। ठीक है, देखो क्या होता है ना, यहाँ से कभी कभी ना आपको मैच करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक तरफ आपके राज्य दे दिए, एक तरफ आपके ईस्वी दे दिए, है ना, ईयर दे दिया। ठीक है, और मैच करना होता है आपको कि हैदराबाद ने कब किया था, या कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी आता है कि कौन कौन से राज्य, है ना, किस ईयर में, मतलब क्रम के अनुसार, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में लगाया, है ना, उसके बाद मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा मराठा 1802 में, बरार का भोसले 1803 और सिंधिया में 1804। इसके अलावा भी जोधपुर राज्य, जयपुर, मछेरी, बूंदी, है ना, राजस्थान में जो है भरतपुर, ये सब राज्य भी जो है वो भी सहायक संधि को अपना लिए थे। यहाँ पे ध्यान क्या देना आपको, नोट में आप एक चीज़ लिख लीजिएगा कि इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा बात आपको। चलो, तो ध्यान देंगे आप, या क्योंकि यहीं से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सहायक संधि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि दूसरी टॉपिक जो हम लेंगे आज वो क्या होगा, हमारा व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत के सिद्धांत को ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहा जाता है, और उसका एक अन्य नाम है हड़प नीति और गोद निषेध नीति। आखिर इतने सारे नाम क्यों हैं, क्योंकि इस नीति के तहत क्या होता था कि अगर आपका कोई पैतृक वंशज नहीं है, मतलब आपका कोई पुत्र नहीं है, पुत्र की जगह पुत्री है ना, राजा का पुत्र ना होकर के पुत्री है, तो अगर पुत्र नहीं है तो आप गोद लेकर के किसी और को गद्दी पर नहीं बैठा सकते हैं, उसको हड़प लिया जाएगा, इसलिए इसे हड़प नीति कहा गया। और गोद नहीं ले सकते इसलिए इसे गोद निषेध नीति कहा गया। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की, है ना, तो गोद निषेध नीति, व्यक्तिगत नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम समझे तो क्या हुआ ना कि इसके तहत ना 3 श्रेणी में भारतीय राज्यों को बांटा गया। ठीक है, उस 3 श्रेणियों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो था वो था जिनके निर्माण में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान हो, वो गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ राज्य, ठीक है, उसको अनुमति से गोद लेना होगा, और स्वतंत्र देशी राज्य जो थे वो गोद लेने के लिए स्वतंत्र थे। 3 तरह के राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, मतलब मूलतः क्या है, समझ में आ रहा है आपको, अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो आप गोद लेकर के उसे गद्दी पर नहीं, दूसरे किसी और वंशज के लोगों को नहीं बैठा सकते, मतलब आपका जो क्षेत्र है वो मिला लिया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से राज्य थे जिनका विलय किया गया, किस नीति के तहत, हड़प नीति के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत को के तहत 1848 में
17 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, फिर संभल को भी 1849 में, बघाट को 1850 ईस्वी में, और उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1854 में और झांसी को 1853 में। इसको याद कैसे करेंगे? आप ऐसे याद कर लीजिए, 17 जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी। 17 जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी। इधर से 48, 49, 50, 52, 53, 53, है ना। झांसी पहले मिला लेते हैं, है ना। 48, 49, 52, 50, 52, 54, 53। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 17 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य मिला जाता है, झांसी को 1853 ईस्वी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके मुझे बताएंगे, और अगर हमारा वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।